गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीना गुप्ता ऑफिशियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जेईई 2022 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत से टॉपर्स अपनी जो जर्नी रही है, जो स्ट्रगल रहा है, साथ ही साथ आज जो हमारे साथ गेस्ट आए हुए हैं, उनकी तो लंबी जर्नी रही है, बड़ा स्ट्रगल रहा है, कई बार डीबी तक पहुंचे हैं और बहुत लंबा स्ट्रगल है। सारी चीज डिस्कस करेंगे और उसी सीरीज में एसएससी जेईई 2022 का पहला इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इनका जो एक्सपीरियंस है आप लोगों की जर्नी में 2023 का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत काम आएगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंजीनियर्स के लाइफ में गुप्ता जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आदित्य आपका हमारे चैनल पे। जी थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और इनिशियल स्टडीज आपकी कैसी रही है और आपने बीटेक वगैरह कहाँ से किया है। जी सर, जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम तो सर आदित्य यादव है। और सर बेसिकली मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ सर। और सर मेरी स्कूलिंग जो है पहले तो मतलब वहीं गांव के पास में ही हुई थी। मतलब एक स्कूल था, उसके बाद मैं 6 7 से मैं बाराबंकी चला गया था। क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो प्राइवेट टीचर टीचिंग का काम करते थे उस टाइम, तो मैं वहां पे वो पढ़ाते थे, तो मैं वहां चला गया था हॉस्टल में। तो मेरा 8th से लेके 12th तक मैं हॉस्टल में ही मतलब मेरी पढ़ाई हुई थी। वहां पे एक राम सेवक स्मारक इंटर कॉलेज करके है, तो वहां से हुई थी। उसके बाद फिर मैंने 2013 में मेरा 12 कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं बीटेक मेरा यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इलाहाबाद से हुआ। फिर 2017 में बीटेक कंप्लीट हो गया। उसके बाद तब से लेके अभी तक मेरा ये प्रिपरेशन ही चल रहा था कि फिर 2018, 19 और 20 इसमें मेरा मतलब एसएससी का प्री होता था, मेंस होता था, डीवी तक होता था। उसके बाद लेकिन फाइनल नहीं हो पाता था। फिर अब जाके ये फाइनल हुआ जिसमें बीआरओ लिखा है। तो ये आपका चौथा अटेम्प्ट है। जी सर, ये चौथा अटेम्प्ट है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका आपकी मेहनत सफल हो गई। आपको आपके परिवार की बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। जी थैंक यू सर। तो जब 2017 में आप पास हुए हैं नैनी नैनी इलाहाबाद यूनाइटेड से, तो आपने जर्नी जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट की और कैसे स्टार्ट की। सर मैंने 2017 में जब मतलब बीटेक मेरा कंप्लीट हो गया तो फिर मैं दिल्ली आ गया। फिर दिल्ली में मैं आईएएस मास्टर में 2017-2018 वाला बैच मतलब आईएएस मास्टर में ज्वाइन किया था। उसके बाद से फिर मैं सेल्फ प्रिपरेशन ही चल रहा था। तो पहला अटेम्प्ट में क्या स्कोरिंग रही आपकी 2018 वाले में। 2018 वाले में मेरा मतलब उसमें भी 124 के आसपास, 124 कुछ ऐसे था। और जो मेरा मतलब ये मेंस था उसमें 113-14 उसमें था। तो थोड़ा सा वहां से चूक हो गई आपकी। वहां पे लगभग वही 8 9 नंबर से मतलब चूक गया। नहीं तो पहले ही बार में आप हमारे यहाँ इंटरव्यू दिए होते। जी चलिए, सर। एग्जाम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल होते हैं उसमें क्या क्या आपने अपनी जर्नी के दौरान पढ़ा और आपको क्या लगा कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट क्या है। सर मुझे तो सबसे अच्छी जो मतलब एसएससी के लिए मुझे सबसे अच्छी जो बुक लगती है, एक तो सर आईएएस मास्टर की जो एसएससी वाली बुक है सर। वो तो सर मुझे लगता है कि हर मतलब जो एसएससी देने जा रहा हर किसी को वो पढ़नी चाहिए टेक्निकल के लिए। और रीजनिंग के लिए सर ऐसे कोई बुक नहीं होती। रीजनिंग में ये है कि जैसे रीजनिंग में आप है कि एसएससी के आप पीवाईक्यू की किसी भी पब्लिकेशन को उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर, बस आप उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। और ये कोशिश करिए कि रीजनिंग में कम से कम मतलब 40 42 43 का मतलब आपके नंबर आने चाहिए। क्योंकि जीएस पोर्शन हम मतलब मेरा जैसे अपना मतलब स्पेशल बात करूँ तो मेरा जीएस बहुत कमजोर है जैसे। और मैं ये भी है कि मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। जैसे मैं पढ़ा भी तो कभी हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, ऐसे में पूरा नहीं पढ़ सकता। तो फिर मेरा तो यही रहता था कि मतलब टेक्निकल में 65 प्लस कर देने हैं और उधर 45 के आसपास उधर लेके आने हैं। बाकी जीएस आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो 15 नंबर तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो कि आपकी मतलब स्कूलिंग वगैरह वो है। जैसे साइंस का हो गया, पॉलिटी जैसे सब मतलब जनरली अच्छी लगती है तो पॉलिटी में हो गया। हिस्ट्री में 2 4 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। करंट में जैसे अभी तो क्या है कि ट्विटर विटर तो हर कोई चलाता है, तो 2 4 तो करंट, एक तो करंट तो वहां से आपको मिल ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके। तो ऐसे ही रहता था कि 15 16 नंबर उधर आ जाते थे और इधर 65 के आसपास इधर आ जाते थे और 40 42 के आसपास ये रीजनिंग में बन जाते थे। तो मुझे ये लगता है कि प्री में इतना मतलब ठीक रहता है, अगर मतलब बहुत ज्यादा नहीं करना है तो इतना ठीक है कि आप जनरल से अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो बाकी तो पूरा गेम
मेंस का मतलब रहता है। लेकिन हालांकि 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला कि, क्योंकि ये पेपर ही कुछ ऐसा आ गया था कि जहाँ पे मतलब डिफरेंस क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। अलग। जो आते हैं वो सबको आते हैं। जी जी, जो आते हैं वो सबको आते हैं, जो नहीं आते वो किसी को नहीं आते हैं। तो अगर 2022 की बात नहीं करें तो जो 18, 19 और 20 की है, तो वहां से तो ये है कि मेंस पूरा गेम चेंजर था। लेकिन 22 में ऐसा नहीं हुआ। 22 में तो ये था कि प्री में जिसका मार्जिन है और मेंस में ठीक ठाक है तो वो पहुंच गया। तो फिर यही है अभी तक का मेरा अभी तक। और तो एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे जीएस में है, जीएस को लेके बहुत परेशान नहीं होना कि पता चला कि अब पूरी जीएस की मतलब एक किताब ही लेके पूरा रटे पड़े या रटे पड़े, ऐसा नहीं करते। जैसे ज्यादा जीएस पढ़ने से अच्छा मेरा मानना है कि उससे अच्छा आप टेक्निकल रिवाइज कर लो, उसमें आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि वो आप जीएस में तो थोड़ा रहता है कि 15-20 मतलब यही एवरेज में है। अब कुछ लोगों का होता है जो जिनको बहुत इंटरेस्ट हो मतलब अच्छा होता है जीएस में, उनका थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जनरली यही होता है 15-20। और मेरा ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ी मेहनत जैसे सिलेक्टेड टॉपिक कर लो, जैसे आप नेशनल पार्क सारे याद कर लो तो एक आपको मिल जाएगा, डांस आप याद कर लो तो एक आपको मिल जाएगा। तो मैं ऐसे ही करता था कि मतलब टॉपिक टॉपिक वाइज पूरा मतलब करता था एक एक चीज। तो उससे मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होगा। थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लीजिए, वो हो जाएगा। हाँ सर, फिजिक्स तो जनरली मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स तो आती आती रहेगी थोड़ी, तो उससे हो जाता था। तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह भी देते थे प्री के लिए कि डायरेक्ट आपने एग्जाम दिया था? नहीं सर, टेस्ट सीरीज तो सर वो मतलब टेक्स्ट बुक का जो आता था वो टेस्ट मैं देता था, वो मैं अच्छे खासे देता था। मतलब वो जैसे उसमें होता है ना, मॉक चलते रहते हैं और कभी कभी लाइव मॉक भी चलते रहते हैं, तो वो सारा मैं देता था। कितना नंबर आता था लगभग, अप्रोक्सीमेट? लगभग सर जैसे जो स्टार्टिंग वाले टेस्ट होते थे जैसे 1 2 3 4, उसमें लगभग 130 40 ऐसे आते थे। लेकिन जब 9 10 तक पहुंचते पहुंचते वो 120 112 कभी 126 ऐसे हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो स्टार्टिंग वाला टेस्ट है ना उसमें से आपके 10 नंबर लगभग कम हो जाएंगे। तो उतना अगर आप मान के चलते हैं तो मतलब ठीक रहेगा। तो 140 से 120 क्योंकि तक की जर्नी के बाद फाइनली जब आपने प्री दिया तो आपका कितना नंबर आया? सर लगभग वही मेरा लगभग 120 प्लस लगभग हर बार रहता था। मतलब जैसे अभी 2022 का देखें तो 125, और 2018 में 2020 में अगर देखा जाए तो 118 दशमलव कुछ था। और ऐसे 2019 में भी 117 18 कुछ था, और 2018 में उसमें नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ था तो उसमें 125 के आसपास पहुंचा था। हालांकि उस टाइम कट ऑफ भी अच्छी खासी गई थी, 123 127 के आसपास जनरल की गई थी, ओबीसी के 123 24 के आसपास हुई। तो आपके अकॉर्डिंग अगर जीएस में 20 के लगभग नंबर आ जा रहे हैं, रीजनिंग में 40 से 45 के बीच में आ जा रहे हैं, तो और टेक्निकल में थोड़ा बहुत जी मेहनत आप कर लेंगे तो आपको प्री निकल जाएगा। अगर इतना आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्री निकाला जा सकता है। बिल्कुल नहीं, बस आप जी सर आपको बस पेशेंस रख के मतलब जाना है। और टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मतलब सबसे बड़ा गेम चेंजर सर टाइम मैनेजमेंट है। क्योंकि जैसे मैं तो यहाँ 4 5 साल से हूँ दिल्ली में, तो मैं यही देख रहा हूँ जैसे मेरे साथ कई ऐसे भी लोग होते थे जिनका मेरे से अच्छा नंबर आता था टेस्ट में, लेकिन कभी कभी होता था प्री नहीं निकलता था। तो उसका एक ही रीजन होता था, जैसे पता चला रीजनिंग कर रहे हैं, अगर वो 1 घंटे 10 मिनट 1 घंटे 20 मिनट रीजनिंग में ही दे दिए तो फिर वो कभी हो नहीं पाएगा। क्योंकि रीजनिंग का भी है कि आप मैक्सिमम टू मैक्स कितना 45 46 कर सकते हो या 47 कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि 40 से 50 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा दोगे तो आप टेक्निकल में लैग कर पाओगे। तब आपका और जैसे लैग हो पहले होता जाएगा। था, जी जी, पहले 2018 में या 18 से पहले या 18 तक ऐसा होता था कि डायरेक्ट वन लाइनर आते थे और रीजनिंग बड़ी इजी सी आती थी कि आप देखो फटाफट बनाते जाओ बनाते जाओ। लेकिन 2019 से ना रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो गया। क्योंकि जब मैं 2018 में दिया था तो मेरे रीजनिंग में 49 नंबर आए। लेकिन 2019 से फिर वही घटता जाता था, कभी 42 आता था कभी 43 आता था, जैसे इसमें भी 42 आया था। तो यही है कि थोड़ा रीजनिंग हार्ड हुई है, लेकिन अगर आप पीवाईक्यू करके जाओ तो फिर आप कर ले जाओ। बस टाइम का मतलब ध्यान रखो। अब हम आते हैं प्री की तैयारी, आपने बता दी रफली। मेंस की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? सर मेंस के लिए तो सर देखिए जैसे आप प्री दिए और आंसर की आएगी तो आपको लगभग आइडिया लग जाएगा कि आपका प्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप मान लीजिए गलती से अगर बॉर्डर पे भी है तब भी आप तैयारी शुरू करें। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है और सारे बहुत बड़े सारे फैक्टर होते हैं। तो अगर आपका मतलब फेवर में गया तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। और पीवाई और सबसे पहले तो यही है कि आप पीवाई क्यू कर लीजिए एसएससी की, रेदर देन कि आप ईएससी के बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ये सब आप इनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। सबसे पहले आप पीवाई क्यू करिए।
और एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार आप पीवाईक्यू लगा लीजिए। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा, जैसे कि सर कई सारी मतलब टेस्ट सीरीज उस समय आ जाती हैं, तो वो सब आप टेस्ट सीरीज वगैरह, जैसे मैंने सिविल की गोली का टेस्ट सीरीज लिया था, तो वो सब आप है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप लगा पाइए और एकदम पंक्चुअलिटी के साथ दीजिए कि 2 घंटे का है। तो और आप कोशिश करिए ना, जैसे पेपर का जनरली टाइमिंग रहता है 10 से 12, तो आप यही कोशिश करिए कि आप 10 से 12 के स्लॉट में ही पेपर दीजिए, और एकदम टाइमर लगा दीजिए कि 5 मिनट पहले ही उठ जाना है। कि जैसे अगर 10 से आप शुरू करते हैं तो 11:55 पे आप रख दीजिए, फिर जितना हुआ है उतना आप सबमिट। फिर धीरे धीरे, और जैसे ये है कि आप इम्प्रूवमेंट देखिए कि जैसे जैसे कुछ टॉपिक जैसे सॉयल हो गया, तो सॉयल में ये पक्का है कि 30, 45 या कभी कभी तो 80, 90 नंबर की आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं। और सॉयल में ये भी है कि ज्यादा आपको मतलब ट्रिक्स और ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली आप फॉर्मूले याद करिए और वो होता जाएगा। और जैसे इन्वायरमेंट हो गया, ये सब हो गया, तो सबसे पहले यही सब्जेक्ट जो एकदम पक्के पक्के हैं, इनको मतलब आप एकदम वो कर लीजिए, इन पे एकदम कमांड कर लीजिए। कि जैसे वो वेल वाले क्वेश्चन हो गए, वो लगातार आते हैं, तो फिर आपको तो मतलब वेल वेल और ये मतलब परमिलिटी और ये सब पहले चैप्टर के जो फार्मूले बेस्ड गामा टी गामा डी ये सब निकालना है, इन पे आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए कि आप देखिए और तुरंत आपकी पेन चल जानी चाहिए, इसमें सोचना नहीं पड़ेगी। जैसे जब मैं 2018 में दे रहा था, तो मुझे फिर ये सब डाउट रहता था, ये कन्फाइंड का है कि ये अनकन्फाइंड का है। लेकिन टाइम अगर चला आप जाएगा। अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको तुरंत पढ़ के समझ में आ जाएगा। कि जैसे 2018 में एट रेस्ट पे आ गया था, वैसा कभी नहीं आया था। तो ये था कि उस टाइम कोई एक्टिव पैसिव मतलब एक्टिव प्रेशर निकाल रहा है, कोई पैसिव प्रेशर निकाल रहा है, और जबकि उसमें एट रेस्ट दिया हुआ था। तो ये सब चीजें आपको मतलब टेस्ट सीरीज से ही आएंगी कि मतलब कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। जी सर। तो सिविल गोली में जो 6 बैचेस चले थे उसमें, तो कौन से बैच के जी स्टूडेंट थे जी आप? जी सर, उसमें तो सर मैं टैबलेट बैच किया था सर। टैबलेट बैच लिया, टैबलेट बैच में बहुत ज्यादा जी सिलेक्शन हुए हैं। और आप भी उस टैबलेट की जी गोली सर। खा चुके हैं, तो आपका भी सिलेक्शन हो चुका है। जी तो सर। अब हम बात करेंगे कुछ अन्य टॉपिक्स का, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। मान लीजिए हमारा सारे सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो चुका है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रिवीजन के लिए। तो जी सर। रिवीजन पर्पस के लिए आपने क्या किया सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए? सर जी सर। सर रिवीजन का सबसे पहला तो यही है कि जब आप पहली बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप मार्क करके जाइए कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मतलब सिंपली आ गया, आपने इसको पढ़ा और आपने एकदम सही सही कर दिया। तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर टाइम मतलब वो समझिए समय की बर्बादी होगा। कि जो आज आपको आता है वो आता ही रहेगा, उसमें कोई वो नहीं, बस उसके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करते रहिए। लेकिन हाँ, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, कि जिसमें कुछ लैंग्वेज घुमा देता है या कुछ कर देता है, तो उनको आप पहले तो मार्क कर लीजिए कि इसको मतलब मुझे बार बार करना है। और वो तब तक करते रहना है कि आप एक बार मतलब क्वेश्चन पढ़िए और आप सोल्यूशन बनाना शुरू करिए, तो आप बीच में कहीं रुके नहीं। तो जब ऐसा हो जाए कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और आप पूरा सोल्यूशन बना लेंगे, मतलब अच्छे से आपने कर लिया और सब सही हो गया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ये आपको आ गया। तो मेरा रिवीजन का यही रहता था कि मैं मार्क कर लेता था। और जैसे कुछ जैसे आरसीसी हो गया, तो आरसीसी वगैरह में क्या है कि आपको पता है कि सिंगली डबली या कॉलम में कुछ ना कुछ तो इन्हीं 3 4 टॉपिक में आना ही आना है। तो इनको लिमिटेड तो सिलेबस ऐसा है कर लेना आरसीसी है कि का। अगर जैसे जी जी सर, तो इसमें ये कर लेना ना कि अगर आपको कोई नींद से भी उठा के दे देना कि ये सिंगली रेनफोर्स का ये डिजाइन कर दो, तो आपको सोचना न पड़े, आप तुरंत डिजाइन पे लग जाओ कि हाँ ये स्टेप होता है, ये होता है। और मैंने मतलब फॉर्मूले की मतलब शॉर्ट नोट्स बना रखी थी। जैसे आरसीसी में क्या है कि फॉर्मूले बड़े भूलते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे टर्म बहुत होते हैं। कि जैसे सिंगली का तो आसान है, लेकिन डबली में कुछ टर्म जुड़ जाते हैं। तो मैं उनका क्या करता था, एक पेज पे मैं लिख लेता था, फिर मैं जैसे मैं सुबह मतलब सोने जा रहा हूँ तो एक बार उसको देख लिया, या कभी कभी यहाँ से जैसे अब पढ़ना शुरू करना है तो सबसे पहले वही देख लिया। तो मैं रिवीजन करता रहता था बीच बीच चलिए बढ़िया है। ये बताइए, बहुत से बच्चे क्या होते हैं जब एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर कोचिंग के दौरान एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा, में। दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा पढ़ा, पांचवा भूलने लगे। कोचिंग के दौरान जी कोचिंग सर। करते हुए नए सब्जेक्ट को पढ़ते हुए पुराने सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज किया जाए? सर अगर जैसे जब आप कोचिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो करंट में चल रहा है उसको तो आप एकदम उसके हिसाब से चलते रहिए। और जैसे संडे वगैरह में जनरली अगर जैसे एकदम मतलब स्टार्टिंग से आप कोचिंग जाते रहेंगे, तो संडे वगैरह में ऑफ दे देते हैं वो। कि जैसे 3 4 महीने जब रहते हैं, तो वो संडे वगैरह में ऑफ देते रहते हैं। तो उसका एक ही तरीका है कि संडे को आप क्या करिए कि अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर जैसे आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते, तो जैसे एक सिविल बूस्टर की सर वो बुक आती है सर, वो सबसे अच्छी मतलब अभी तक के मार्केट में वो शॉर्ट नोट्स में वो सबसे अच्छी बुक है।
तो आप उसको ले लीजिए। और उसमें क्या है कि आप फटाफट, जैसे अगर आपको आरसीसी करनी है या आपको मान लीजिए सॉइल करनी है, ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इसमें आप इजीली मतलब 2 घंटे अगर आप देंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें, तो आप उसमें मार्क कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई नई चीज मिल गई टेस्ट देने के दौरान या कुछ, तो आप उसको उसमें मतलब नोट डाउन कर लीजिए। तो हमेशा आपको मतलब भागना नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये चीज उस टेस्ट में पढ़े थे अब वहां जाके देखेंगे। तो मेरा तो ऐसा ही रहता था कि मतलब पूरी तो मैं तो कलर कर दिया था उसको, कि जो नया मिलता था उसमें तुरंत मतलब उसको लिख देता था। जो बच्चे सिविल बूस्टर का नाम पहली बार सुन रहे हैं, यहाँ पे बुक रखी हुई है, कि मैं दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी ही सिविल बूस्टर आपको जी मिलेगी। सर। ये सादी है, सिंपल है, टॉपर्स वाली नहीं है ना, तो कलर नहीं दिया है इसमें। पढ़ते समय तो कुछ कुछ बच्चे बताते हैं जब हमारे इंटरव्यू देने आते हैं, सर ये तो 2 भाग में हो गए, तुमने सब्जेक्ट वाइज आधा आधा कर लिया था। तो वो भी है, एम बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, तो जी बहुत सर, फायदा वो भी हुआ हो इसमें। जाता था, कैरी करने में आसानी होती। अब थोड़ा, हाँ, एक क्वेश्चन मेरा पर्सनल ये है कि आप गुप्ता जी को कब से देख रहे हैं यूट्यूब पे? गुप्ता जी को तो सर मेरे को लगता है जब मैं पहली बार दे रहा था प्री के टाइम तो मैं नहीं मतलब था, लेकिन जब मैं मेंस के बाद से तो मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ सर, मतलब ये यहाँ पे यूट्यूब पे लगातार पूरे इंटरव्यूज आपने देखे? लगभग 2019 या 20 के आसपास से। जी जी सर। तो क्या लग रहा था कि हाँ एक दिन मैं भी सिलेक्शन लूंगा तो यहाँ इंटरव्यू देने आऊंगा? ये तो मेरा था कि सर जब सिलेक्शन होगा तो गुप्ता जी को इंटरव्यू देना है। जब मेरा मेंस वेंस होता था मैं मैसेज भी कर देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कंप्लीट नहीं कर पाता था। वरना मैं मैसेज तो आपको हर बार करता था कि सर प्री क्वालिफाई मेंस क्वालिफाई डीबी देने जा रहा हूँ। बस वो रहता था कि थोड़ा था मतलब नहीं हो पाता था फाइनल। अभी तो हो गया, तो देखिए सबसे पहले तो मतलब अभी कल परसों ही तो रिजल्ट आया और आज देखा आपके चैनल पे। चलिए, सभी बच्चों को उम्मीद रहेगी कि अगला इंटरव्यू उनके साथ हो। ऐसे ही आप लोग सिलेक्शन लेते रहिए और गुप्ता जी के साथ इंटरव्यू करने का मौका मिलता रहेगा। बहुत से नए बच्चे अभी तैयारी करने आएंगे जुलाई से, नए सेशन में, या अभी तैयारी कर रहे हैं जिनका अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। उन बच्चों को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, उनको क्या बताना चाहेंगे? सर जैसे अगर आप मान लीजिए अगर जो कोचिंग कर रहा है तो उनका तो सर है कि कोचिंग वाले उनको बता देंगे, जितना मटेरियल कोचिंग वाले दे दे रहे हैं उतना आप पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है। और अगर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है जो कोचिंग नहीं कर सकता, वो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। बस आपको सबसे पहले यही है कि जैसे एक दो, सबसे पहले तो आपको बुक लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी कि कौन सा, और ऐसा नहीं है कि हर पब्लिकेशन की बुक उठा के ले आ रहे हैं। आज फलाने पब्लिकेशन की लॉन्च हो गई उनकी ले आए, कल दूसरे की लॉन्च हो गई, ऐसा नहीं करना। आपको मतलब अपने रिसोर्स को एकदम लिमिटेड कर लेना है। कि जैसे अब मेरा तो यही रहता था कि एसएससी जेई की जो आईएएस मास्टर की है उसको तो 5 बार तो कम से कम प्री से पहले लगा जाओ। और अगर 5 बार लगा लिए ना तो 70 नंबर से नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। कि चाहे जितना हार्ड पेपर आ जाए कुछ आ जाए, अगर हार्ड पेपर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ करके मतलब 70 तक तो आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे अगर सब कुछ ठीक रहा। और और जैसे ये रिवीजन के लिए है, वो तो पीवाईक्यू हो गई। अब रिवीजन के लिए यही है कि बूस्टर को आप 3 4 बार लगातार लगातार पढ़ते जाओ बस, ताकि आप ऐसा मत भागो कि मतलब, क्योंकि देखिए सब में लगभग क्या होता है, मटेरियल लगभग सब में सेम होता है, बस सबका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। कि कोई कोई होता है एक पूरा पैरा लिख देता है, और कोई कोई उसे पैरे को 4 लाइन में लिख देता है, मतलब 4 वर्ड में लिख देता है या 4 लाइन में लिख देता है। तो मेरे को तो ये मतलब सिविल बूस्टर मतलब इस मामले में बेस्ट लगी कि छोटे में इतना सारा कंटेंट उन्होंने डाल दिया है कि 3 4 बुक की आपको इसमें समरी मिल जाए। चलिए, तो आपके हिसाब से एसएससी जेई आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू लगा लें, सिविल बूस्टर ले लें और टेक्स्ट बुक, ये 3 हथियार हैं जिसको यूज जी करेंगे तो आपका प्री आसानी से निकल जाएगा। जी। और रीजनिंग के लिए सर किसी भी पब्लिकेशन की पीवाईक्यू उठा लीजिए, रीजनिंग और उसको आप रीजनिंग पूरी वालों लगा में लीजिए। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, पहले आप पीवाईक्यू लगाओ और टेक्स्ट बुक से टेस्ट दो और पता करो कि कौन सा टॉपिक नहीं बन रहा है यहाँ के। उस टॉपिक के आप यूट्यूब पे डाल के वीडियो देख लो कि ये टॉपिक कैसे लगाए जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का आता है कि सर उसको 30 सेकंड 36 सेकंड में कैसे लगा जाए। सीटिंग अरेंजमेंट की आप स्पेशल टॉपिक देख लो, किसी पर्टिकुलर किताब को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, केवल पीवाईक्यू लगा बिल्कुल नहीं देंगे है सर। आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा, इसमें प्रॉब्लम हो रहे है, बस उस टॉपिक के 10 20 क्वेश्चन लगा लो, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सर ऐसा भी है जैसे ना रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक आते हैं, गिने चुने टॉपिक है। जैसे सर डाइस का 1 या 2 क्वेश्चन मिलना है तो डाइस का तो आप ऐसा कमांड कर लो वीडियो देख के, मान लो कितना है मुश्किल से ज्यादा 30 मिनट 40 मिनट का एक दिन वीडियो देख लोगे और 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो डाइस आपके एकदम कमांड में आ जाएगी कि डाइस कहीं से भी आया आप कर लोगे। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट का है कि हो सकता है स्टार्टिंग में आपको कभी कभी 1 मिनट लग जाए 1.5 मिनट लग जाए,
लेकिन आपको क्या है कि कंटिन्यूअस मतलब एफर्ट करते रहना है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है कि मतलब जितना कम से कम समय में हम करते जाए। और टेस्ट को कभी मतलब ऐसा नहीं देना है कि देखने के लिए देखते कितना नंबर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। टेस्ट को टेस्ट की तरीके से देना है, उसकी रैंक को भी एनालाइज करना है। ऐसा जैसे लोग कुछ लोग बोलते हैं ना कि बस अपना देखो दूसरे से क्या है, ऐसा मेरा नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि अपना तो करना ही है, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ कॉलेज की पढ़ाई नहीं चल रही कि 33% लाए सब पास हो जाओगे। यहाँ ये है कि जो अब जैसे 2000 सीट है तो आगे के 2000 ही लिए जाएंगे। अब वो चाहे 98% कट ऑफ चली जाए, चाहे 100% चली जाए, उससे कोई वो नहीं। तो इसमें यह है कि आपको रैंक भी देखनी है कि आपकी, ऐसा तो नहीं है कि आप 5000 के बाहर रैंक चली जा रही है। तो ये सब चीजें आपको मतलब एनालाइज करके चलनी है। और जैसे जब मैं टेस्ट देता था तो मैं ये देखता था कि किस टॉपिक से मेरा गलत हो गया, और जिस टॉपिक से गलत हो गया ना उसको उसी दिन जाके उसको मतलब, या तो अगर पढ़ने से समझ में आ जाता है तो पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ने से समझ में आता है तो कभी कभी जैसे कोई सब ट्रिकी सा है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, वो मेरे को नहीं आता था। जब कोचिंग में था तो उस टाइम भी मेरे को मतलब अच्छे से नहीं आया था, मैं उस दिन एब्सेंट वगैरह कुछ हो गया था। तो फिर मैं वो क्या किया, मैं यूट्यूब पे बस जाके उसी पर्टिकुलर टॉपिक का मतलब मैं लेक्चर देख लेता था। तो बस वो फिर एक एक 1.5 घंटे में वो क्लियर हो जाता था। और यूट्यूब पे तो इतने सारे मतलब हर हर तरह से मतलब अब तो इतना भरा पड़ा है, बस ये है कि आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किससे समझ में आ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी, बहुत गहरी गहरी बातें आपने बताई है अजीत जी। बच्चों को बहुत काम देगा, जिनको वीडियो नहीं समझ में आया, एक बार में नहीं समझ में आएगा नहीं बच्चों को, 2 बार 3 बार इंटरव्यू देखना, अगर जो लास्ट तक पहुंच गए हैं तो एक हफ्ते बाद फिर से ये इंटरव्यू देखना अजीत जी वाला। बहुत गहरी गहरी बातें इन्होंने बताई है, एक बार में समझ में आने वाला नहीं है नए बच्चों को, दोबारा 3 बार 3 बार 4 बार देख लेना, और बहुत सारी चीजें बताई हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं, टॉपर्स को इनवाइट करते हैं, गेस्ट इनवाइट करते हैं, वो आपको सारी चीजें बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं गुप्ता जी की तरफ से आपको, आपके फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।